Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, ठीक गुड टू हैव यू ऑन द शो। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम इस टेस्ट स्क्वाड की कप्तानी करेंगे। और अगर आप ओवरऑल इस स्क्वाड की बात करें, अगर बहुत से नाम ऐसे हैं जो रेगुलरली इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर नाम सलमान अली आगा, यासिर शाह एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। इसके बाद नसीम शाह को दोबारा टेस्ट स्क्वाड में रखा गया है। हमें पता है वो इंजरी का शिकार ज़रूर रहे हैं। नुमान अली हैं। बाकी मोर और लेस ये वही सेम स्क्वाड आपको नज़र आता है जो पिछली भी कुछ सीरीज़ में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नुमाइंदगी करता रहा है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, इन तमाम प्लेयर्स को भी देखेंगे। और श्रीलंका के ख़िलाफ़ आपने श्रीलंका में सीरीज़ खेलनी है, तो आपको पता है कि आपको बड़ी टफ कंडीशंस और एक अच्छी ऑपोजिशन का सामना होगा, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे आईसीसी प्लेयर रैंकिंग्स की, जहाँ पर बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 पर मौजूद हैं। वनडे रैंकिंग्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि इमामुल हक दूसरे नंबर पर हैं। T20 रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार है। मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके बाद आपसे बात करेंगे पहली बार कौमी क्रिकेटर्स के बारे में भी मज़ीद गुफ्तगू हमने करनी है। ओवरऑल कि इनकी फ़िटनेस क्राइटेरिया जो कैंप लगना है उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसके बाद एक ख़बर आपसे शेयर करनी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास की तबीयत नासाज है। ICU में इनको एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने इनसे मुलाकात पर भी पाबंदी लगाई है और बताया यही गया है कि नमूनिया का शिकार हुए हैं और इस वक्त ऑक्सीजन पर हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ख़ानदानी ज़राए ने ये ख़बर शेयर की है। अहले खाना ने तमाम जितने भी क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, चाहने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, उनसे दुआओं की अपील की है। टीम स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से हम दुआगो हैं कि ज़हीर अब्बास साहब जल्द सेहतयाब हों, मुकम्मल सेहत उनको मिले और वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आएँ। इसके बाद आपसे बात करनी है एक बड़े ही तारीख़ी मैच की, और वो कल हुआ जिसमें श्रीलंका ने चौथे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज़ जीती। और ना सिर्फ सीरीज़ जीती, बल्कि हम बार बार ये बात कर रहे थे कि ऐसे टाइम पर सीरीज़ जीतना जहाँ पर उनके मुल्क को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। पहले बारी करते हुए इतना ज़बरदस्त टोटल सेट किया, जिस तरह से सेंचुरी स्कोर की गई प्रथम निसांका की जानिब से, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। उसके बाद इस टोटल को डिफेंड करना, आखिरी बॉल पर हमें पता है 4 रन चाहिए थे, बट जिस तरीके से वो इंटेंट श्रीलंका की जानिब से नज़र आई। अभी भी एक वनडे रहता है, लेकिन 5 मैचों की सीरीज़ को उन्होंने अपने नाम कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। आप जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। हम बार बार इस एग्रेसिव इंटेंट की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि एक विक्ट्री होती है, एक छोटी सी इनिंग्स होती है जो पूरी टीम को जोड़ देती है और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और वही हम बार बार उस आखिरी T20 पर जाते हैं जहाँ पर उनके कप्तान की जानिब से वो टारगेट चेस किया गया। आखिरी ओवर में 19 रहते, तो उसके बाद से बहुत ही क्वालिटी साइड लगी है श्रीलंका। तो इस पर हम ज़रूर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपसे बात करेंगे तंजीम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के इजलास की, जहाँ पर ऑस्ट्रेलवी ख़वातीन टीम की साबिक कप्तान को नया सदर इसका मुंतखब किया गया है। आई थिंक बहुत अच्छा है। हम बार बार ये बात करते हैं। और लीसा की अगर आप करियर की भी बात करें या उस एडवोकेसी की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल प्लेयर्स यूनियन के लिहाज से आई थिंक उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वुमेंस क्रिकेट, मेंस क्रिकेट इकट्ठी इंक्लूड है उसमें, और वो एज वन प्लेटफॉर्म उस पर बात की जाती है। तो इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, जिस तरह से प्लेयर्स के राइट को सिक्योर करना है। इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स जो अगर पॉलिटिकल बेसिस पर होती हैं, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के रीजन को अगर आप देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्रिटिकली देखा जाता है। तो उसके दौरान आई थिंक ये प्लेयर्स यूनियन एक ऑफिशियल एक अगर एंटिटी है, तो उसकी ज़रूरत हमारे डायनामिक्स में कितनी ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया का भी मॉडल आपसे डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपसे विंबलडन की बात करेंगे और विंबलडन से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो नाओमी ओसाका का इंजरी के बायस बाहर होना हो, राफा नडाल हो, नोवाक जोकोविच हो, अलेक्जेंडर ज़वेरेव नहीं खेल रहे विंबलडन, उनको इंजरी हुई और उनकी एक सर्जरी भी हुई है, जिसके बाद उनके टेनिस करियर पर भी हमने बात करनी है। इन तमाम चीज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे और पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करेंगे जिसका ऐलान किया गया है। हमारे पास इस पर एक रिपोर्ट है, उस पर नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं।
आगे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताया गया कि रिपोर्ट अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन सना है, तो सना से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं और सना हम जब आई भी टीवी तो हम यही बात कर रहे थे कि स्क्वाड में आई थिंक जो पर्टिकुलर सबसे पहला नाम है वो यासिर शाह का है कि उनको इंक्लूड किया। बट सना, टेस्ट मैचेस क्योंकि गॉल में हैं, आप वहाँ पर खेली हैं, आप लोगों ने वहाँ पर तारीख बनाई है, तो सबसे पहले तो हमें उन कंडीशंस के बारे में बताएं और फिर यासिर शाह की इंक्लूजन कितनी ज़रूरी है। गोल वही ग्राउंड है, बहुत ही हमारे लिए मेमोरेबल ग्राउंड है, क्योंकि 2012 में जब पहली दफ़ा किसी भी टीम ने, लड़के और लड़कियों पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, तो वो गोल में हमारी पहली विक्ट्री थी T20 वर्ल्ड कप में। और उसकी कंडीशंस का अंदाज़ा इसी बात से है कि बहुत लो स्कोरिंग मैच था फॉर T20 वहाँ पर, क्योंकि विकेट बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा था। और ऑब्वियसली जिस तरह की श्रीलंका की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त जो इन्हिसार है वो स्पिनर्स के ऊपर है, और वो इसी तरह की विकेट बनाई जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वहाँ पे एक मैच खेला जाएगा, फिर 2 मैचेस वहाँ पर पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल से गालिबन दोनों मैचेस गोल में ही हैं, तो वो पिचेस और ज़्यादा यूज़ होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर स्पिन आएगा। इसीलिए अगर आप देखें, पाकिस्तान ने भी 3 स्पिनर्स, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का इंतखाब किया है, और यासिर शाह जो एक रिस्ट स्पिनर हैं, जिनके पास गूगली भी है, एक्सपीरियंस भी है, उनको ऐड करने की बहुत बड़ी वजह कंडीशंस ही हैं, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस है वहाँ पे आपको रिस्ट स्पिनर बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि लेफ़्ट आर्म स्पिनर आपके पास 2 हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, नुमान अली हैं, साजिद खान को ड्रॉप किया गया है, वो देखना होगा, क्योंकि श्रीलंका में उनके पास लेफ़्ट हैंडेड बैटर भी काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि आप ऑफ स्पिन किसको यूज़ करेंगे। बट ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड नाम थे वही नाम शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक को भी रिटेन किया गया है, सऊद शकील को भी रिटेन किया गया है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में हसन अली के ऊपर फिर कॉन्फिडेंस शो किया है यहाँ पर, तो देखना होगा। ऑब्वियसली हसनैन के एक्शन अभी तक ठीक नहीं है, शाहनवाज धानी को आप देख सकते थे, लेकिन नसीम शाह की वापसी जो है वो एक खुशाइन चीज़ है कि वो इंजरी से पूरी तरह ठीक हो गए, और उनका होता ही है कि वो पहले इंजर्ड होते हैं और फिर सीधा टेस्ट मैचेस में आ जाते हैं, तो आई होप कि वो ठीक रहें। बट ओवरऑल पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब आप पेपर पे कंपेयर करते हैं श्रीलंका की टीम के साथ, तो बैटिंग की वजह से जो आपकी ओवरऑल बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है, बैटिंग का कॉम्बिनेशन, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। मोहम्मद नवाज़ के आने से भी आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो मिल जाता है, बैलेंस मिल जाता है। यासिर शाह की से ना पर्टिकुलरली अगर बात करें, हमें क्वालिटी पर तो कोई शक नहीं है उनकी, हमें सब मतलब हम सब एग्री करते हैं कि क्वालिटी स्पिनर हैं। विद द बैट जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। तो फिर डाउन द लाइन आपको क्या लगता है, कहाँ पर प्रॉब्लम आया जहाँ पर यासिर को काम करने की अब ज़रूरत है अगर उन्होंने कम बैक करना है? देखिए, इन कंडीशन में तो मेरे ख्याल से उनको बहुत कामयाब होना चाहिए। जहाँ पे विकेट स्पिन करती हैं वहाँ पर यासिर शाह टाइप के जो बॉलर्स हैं उनको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आउट करने चाहिए गोल जैसे ग्राउंड के अंदर। डिपेंड करता है ऑब्वियसली किस फॉर्म में है, हमने काफ़ी अरसे से उनको देखा नहीं है, पर क्योंकि शादाब खान भी अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो मेरा ख्याल है उस वजह से उनको सेव किया गया है सिलेक्शन से। अदरवाइज़ आहिस्ता आहिस्ता शादाब भी अपना बहुत ज़्यादा केस बना रहे हैं टेस्ट मैचेस का, जिस तरह की उनकी बैटिंग की भी फॉर्म लगी हुई है। अगर आप देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल दोनों तरीके से आपको दे सकते हैं। और उसके अलावा जाहिद महमूद उनको भी बीच में लाया गया था, बट अब यही नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गूगली है और ब्रेक भी ज़्यादा ले सकते हैं यासिर शाह। अगर आप बाकी रेस्ट स्पिनर से पाकिस्तान में इस वक्त कंपेयर करें तो उस्मान कादिर एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है, पर उनको अगर प्रेफर किया गया है तो देखना होगा कि अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता है कि ये मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क आप किसी भी तरह का नहीं ले सकते। ओवरऑल बैटिंग की भी हमने बात की, काफ़ी क्वेश्चन हमें यहाँ पर भी नज़र आता है। एक बार फिर जिस तरह आपने कहा कि वही ट्रेडिशनल नाम जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, अजहर अली पर एक बार फिर कॉन्फिडेंस थ्रो किया गया है। कुछ दिनों से मैं गेज कर रहा था, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि कप्तान और पीसीबी कितना कॉन्फिडेंस उन पर शो करेंगे, बट हमें पता है वो एक बहुत ज़रूरी नाम है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का। उनका मिडिल ऑर्डर में इंक्लूजन, फिर उसके साथ फवाद आलम भी हैं, शान मसूद को स्क्वाड में रखा गया है, बट क्या वो प्लेइंग 11 में होते हैं नहीं, आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी। बड़ा ज़रूरी है एटलीस्ट उनको, उनकी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म को इतना तो ज़रूर रिवॉर्ड करना चाहिए कि वो टीम के साथ हों। देखें, कोई इंजरी हो सकती है, कोविड की सिचुएशन है, मौका उनको किसी भी वक्त मिल सकता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको साथ रखा गया है, क्योंकि वो यंग हैं, इतनी उन्होंने अभी क्रिकेट खेली है कि अगर कुछ अरसे वो नहीं भी खेल पाते लेकिन अवेलेबल होते हैं विद द चांस के
खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है उनको मिल सके, तो मेरे ख्याल से ये रिस्क वर्थ इट है शान मसूद के लिए। और एक वैसे भी आपकी बॉन्डिंग होती है टीम के साथ, एक इन्वायरमेंट का हिस्सा आप बनते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि शान मसूद को भी साथ रखा गया है। फवाद आलम भी हैं आपके पास मिडिल ऑर्डर में, तो बहुत बैटिंग आपकी बहुत माशाल्लाह इस वक्त स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो श्रीलंका को आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा टेस्ट मैचेस में। हाँ, अगर वनडेज होते, T20s होते, तो ऑब्वियसली जिस तरह हमने देखा ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, तो ज़्यादा टफ टाइम दे पाते, पर टेस्ट मैचेस में बहुत सी उनको हर्डल्स को सामना करना पड़ेगा बिफोर दे कैन एक्चुअली चैलेंज पाकिस्तान। वो टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंस तो बहुत आई है, बट श्रीलंका जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस है, अंडरस्टैंड लिमिटेड ओवर्स में आ रहा है, बट ये बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं और अपने होम कंडीशंस में जिस तरह की हमने बात की कि आपको बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा, आपको इजी वॉक ओवर नहीं मिलेगा जिस तरह शायद आपको बाकी टीम्स के खिलाफ अगर मिला। जी, वॉक ओवर तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी मुश्किल होती है कि आपको मिले, अनलेस जो आप एसोसिएट नेशन जब नया नया T20 खेलना शुरू किया, अगर आप उनके साथ कोई मैचेस खेल लेते हैं, कभी कभी उस जगह पर आपको वॉक ओवर मिल जाता है। अदरवाइज ऑन स्कोर कार्ड या एट द आखिरी 5 ओवर पे आके आपको लगता है आप बड़े कन्विंसिंगली जीत गए हैं, पर शुरू में जो भी मैच आप खेल रहे होते हैं तो वो नर्व्स भी होती हैं, वो प्रेशर भी होता है और फाइट भी होती है। तो ये एक्सपीरियंस होता है जो आपको एट द एंड इस तरह से जिता देता है कि ऐसे लगता है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा था। पर जिस तरह की क्रिकेट हो रही है इंटरनेशनली, जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, जितनी लीग्स हो रही हैं, प्लेयर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बट वो ज़्यादा बड़ी है लिमिटेड ओवर्स में। इसीलिए मैं ये बात करूँ कि टेस्ट मैचेस के अंदर अभी देखना होगा कि ये टीम कितना पाकिस्तान को पुश कर सकती है। वनडे T20 होता तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बहुत पुश कर सकते हैं, पर ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम का बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नजर। बट फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये चाहेंगे कि हमारा, क्योंकि अगर बैलेंस स्ट्रॉन्ग है, हम अच्छी क्रिकेट खेलते आए, तो एक एग्रेसिव इंटेंट, बाबर आजम इज़ एन एग्रेसिव कैप्टन, वो हमें कुछ अब शेड्स नज़र आते हैं कि पाकिस्तान फिर एग्रेसिवली खेलकर डोमिनेट करने जाए, वो उस तरह डिफेंसिव बैकफुट पर ना जाए जिस तरह अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा। बिल्कुल, अब तो जा भी नहीं सकते क्योंकि पिचेस श्रीलंका के हाथ में, वो कैसी पिचेस बनाएंगे और किस तरह से स्क्रिप्ट करेंगे टेस्ट मैच को, तो वो तो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। बट ऑफ कोर्स जैसे आप बात करें यूज़ ऑफ द फीट इम्पॉर्टेंट होगा, या क्या वो क्रीज में रह के उनको उसको टैकल करना होगा, स्पिन कितना होगा, ये सारा डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पे स्वीप शॉट्स, इन सब चीज़ों का ऑब्वियसली सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए एक्सपीरियंस, इसीलिए मेरे ख्याल से यासिर शाह को यूज़ करना इन्होंने समझा है कि उनको लेके जाना, क्योंकि जब ज़्यादा बॉल ब्रेक करता है तब भी आपका कंट्रोल बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी रन्स लीक होने का चांस बन जाता है जब आप, क्योंकि आपका LBW का जो ऑप्शन होता है जब बहुत बड़ा ब्रेक होता है उसके अंदर बहुत ही आपको सेटअप करना पड़ता है बैटर को LBW के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ गेटिंग बैटर आउट है, ख़ासतौर पे लिमिटेड फॉर्मेट पे। फिर आपके कैचिंग जो फील्डर्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है, कौन सी लेंथ को बार बार आपने बैटर के सामने लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्ट मैचेस की क्वालिटी आपको स्पिन चाहिए होगी। तो इसके लिए आई गेस यासिर शाह का होना पाकिस्तान टीम ने समझा है, सेलेक्टर्स ने समझा है, कप्तान ने समझा है कि हमें उनकी खिदमात को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट जो श्रीलंका का स्पिन अटैक है वो आपको ज़रूर चैलेंज करेगा। बैटिंग आप देख, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, तो वो तो आप उनको काउंटर करेंगे, पर उनका जो स्पिन है उसको भी आपको काउंटर करना है। चैलेंज, मोस्टली चैलेंज हमें वहाँ पर नज़र आएगा। और यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा है बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का ओवरसीज टूर आया, लेकिन ये है कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सना कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक फ़ैसला आया है कि टेस्ट और वनडे के लिए मुख्तलिफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। तो अगर एक प्लेयर दोनों फॉर्मेट्स में है तो उसको 2 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आपका फोकस अब अगर प्लेयर्स भी हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अजहर अली हैं या कुछ जो पर्टिकुलरली सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, फवाद आलम इंक्लूडेड, उनका फोकस आप एक तरफ ले आएंगे और उनको आप एक कैटेगरी पूरी दे देंगे टेस्ट क्रिकेट में, यानी आप उस एक डिवाइड क्रिएट कर देंगे अपने प्लेयर्स के दरमियान। देखते हैं इसका कैसा ओवरऑल ये निकलता है नतीजा, क्योंकि बहुत टाइम अगर तो प्लेयर खुद चूज़ कर रहा है तो तब तो ये ठीक है कि आप उसको 1 कॉन्ट्रैक्ट दें या 2 कॉन्ट्रैक्ट दें। जो मैं पढ़ रही थी आर्टिकल, उसमें यह था कि जो 2 फॉर्मेट खेलेगा उसको 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। पर अगर कोई प्लेयर खुद से खेलना चाह रहा है और वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो पता नहीं अब वो क्या समझेगा, किस तरीके से उस चीज़ को लेगा। तो ये अब देखना होगा कि ये इन द लॉन्गर प्रोसेस कैसा होता है। पर अच्छी चीज़ ये है कि इससे शायद
कुछ प्लेयर्स के अंदर वापस एक जागे एक ख्वाहिश जागे कि हम भी टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि लीग क्रिकेट की वजह से जो टेस्ट क्रिकेट का रुझान है वो ज़रा कम हो गया, क्योंकि लीग क्रिकेट में एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है। तो आई गेस इसको इंट्रोड्यूस कराने की बेसिक वजह यही नज़र आती है कि उनको एक आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि ठीक है ये तो आप कमा ही रहे हैं, बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि अगर आप टेस्ट मैचेस में भी अवेलेबल रहें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है कि आप तीनों फॉर्मेट में उसी लेवल की परफॉर्मेंस दे सकें। यानी मजीद ये भी हो सकता था कि आप शायद T20 भी अलग कर देते, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। T20 तो सबने खेलना है, तो मेरे ख्याल से वो तो बगैर पैसों के भी बोर्ड खिलाने को कोशिश करेंगे। ओवरऑल आई थिंक फोकस क्रिकेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा सना कह रही है, क्योंकि लीग क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। बट टेस्ट चैंपियनशिप के आने से ये तो ज़रूर है कि एक इंसाइट आई है, एक इंटरेस्ट आया है। आप हर वक्त पॉइंट्स टेबल को गेज कर रहे होते हैं। बड़े मज़े की बात थी कि आप ये पूरा गेज करते हैं कि अच्छा हमने इतने पॉइंट्स ऊपर आना है, सीजन के एंड में अगर हम टॉप 2 में होंगे तो फाइनल खेलेंगे टेस्ट चैंपियनशिप का। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला एडिशन जिस तरह न्यूजीलैंड ने जीता। बट ओवरऑल हमें पता है कि कॉन्फिडेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, खासतौर पर जहाँ पर टेस्ट स्क्वाड की बात की जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़हीम अशरफ ने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया सना, उन्होंने कहा कि प्लेयर्स बहुत अरसे से जो बाबर आजम के साथ खेलते आ रहे हैं वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया और आपस में बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है और बड़ा एक ज़बरदस्त बैलेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो हम हमेशा से कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, ये जो एक पूरा स्क्वाड है इसमें मोस्टली प्लेयर्स वही हैं, जिस तरह आप भी कहती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इमाम और बाबर शुरू से क्रिकेट खेलते आए, बट मोस्टली ये सारे वो नाम हैं, चाहे सरफराज के अंडर हों या अभी बाबर आजम के अंडर, कि ये इकट्ठे खेलते रहे हैं। बिल्कुल, इनका काफ़ी पुरानी जाता है, अंडर 19 में भी साथ खेलते रहे इनमें से बहुत से लोग, चाहे इमाद हो, बाबर हो, सरफराज इवन उसी लॉट के करीब करीब रहे हैं। तो ये इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और देखें, हेल्दी इन्वायरमेंट में हमेशा से ये कहती हूँ, चाहे कप्तान और प्लेयर्स हों, चाहे प्लेयर्स और बोर्ड हो, हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ वो होता है जहाँ ऑनेस्टली आप एक दूसरे को फीडबैक दे सकें। एक इंसिडेंट हुआ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के सीरीज़ के अंदर, जहाँ बाबर आजम और इमामुल हक का रन आउट हुआ और इमामुल हक बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे उस टाइम पे, और इमाम ने अपना बहुत फ्रस्ट्रेशन शो की पहले तो ग्राउंड के अंदर। जब अगले दिन उनसे सवाल पूछा गया बाबर आजम से, आपने क्या बात की, तो बड़े खुले तरीके से इमाम ने कहा वो बाबर की गलती थी। सो ठीक है, मतलब एज अ कैप्टन आप बहुत दफ़ा बताते हैं कि प्लेयर्स की कहाँ पे गलती हैं, पर प्लेयर्स के पास भी ये राइट होना चाहिए और इतना एक फ्रीडम होना चाहिए कि वो भी आपको आपकी गलती बता सकें। और ये हर लेवल पर होना चाहिए, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स और प्लेयर्स, कप्तान और मैनेजमेंट और कप्तान, अक्रॉस द बोर्ड। तो इसमें उसमें आप सीनियरिटी और ओहदे नहीं देख सकते, जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। जहाँ पर डिक्टेटरशिप का माहौल हो जाता है, जहाँ पर लीडरशिप के अंदर कंट्रोल की बात आ जाती है, तो फिर ये आता है कि जी हमारे आगे तो कोई बोले ही ना। तो मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी बाबर के साथ कि इमाम बड़े ओपनली उनसे बात कर सके और वो सेटल कर सके। वो बाद में अब बाबर माने ना माने, बट एटलीस्ट डायलॉग तो आप कर सकते हैं ना, आप अपनी बात तो कह सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम का कल्चर डेवलप करने के लिए, कि वहाँ पे बात करने की, अपनी राय देने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कप्तान की बात करें तो बाबर आजम ना सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, बल्कि उनकी रैंकिंग भी अगर आप देखें तो तीनों फॉर्मेट्स में वो टॉप 5 पर मौजूद हैं। वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी टॉप पोजीशन पर हैं, अगर आप T20 की बात करें वहाँ पर भी टॉप पोजीशन में हैं, फिर टेस्ट में भी वो टॉप 5 में आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सना आपके पास कप्तान ना सिर्फ स्किलफुल है, टैलेंटेड है, बल्कि ICC रैंकिंग्स में भी है। और अगर दुनिया क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम का नाम अब हमेशा एक बड़े इंटरेस्ट के साथ लिया जाता है। जो सबसे स्पेशल बात बाबर आजम की है वो आज से नहीं है, वो आज से 5-6 साल 7 साल पुरानी बात है कि इनके साथ उमर अकमल को कंपेयर किया जाता था विराट कोहली के साथ। तो उनका जब आप इंटरव्यू सुने तो आपको समझ आएगी। और साथ बाबर आजम को किया जाता था। तो बाबर आजम का हमेशा से आगे से आंसर ये होता था कि अभी बहुत टाइम है, अभी मुझे बहुत काम करना है, मुझे बड़ा इंप्रूव करना है। तो ये जो लेवल हेडेडनेस है अपनी गेम को लेके, पर्सनैलिटी का मैं बाकी नहीं कुछ कह सकती क्योंकि मैं इतना जानती नहीं हूँ, पर जो क्रिकेटिंग उनकी पर्सनैलिटी है उसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कभी भी अपने से बहुत आगे नहीं जाते। वो ये देखते हैं कि यार मैं यहाँ पर कहाँ पे हूँ, और अपनी सक्सेस और फेलियर में वो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है एक एवरेज प्लेयर में और एक सुपर स्टार में या टॉप क्लास प्लेयर में, कि वो जो है वो उसकी जो प्रोसेस होती है वो सेम रहती है, और वो विक्ट्री और जो लॉस है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जब वो बार बार परफॉर्म करते रहते हैं, उनकी मोटिवेशन कम नहीं होती, उनकी जो मेहनत है वो कम नहीं होती। तो आपने देखा है कि
क्योंकि उनकी टेक्निकली वो इतने साउंड हैं। तो अगर कोई चीज़ बाबर को रोक सकती थी जहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो उनका एटीट्यूड था और फिटनेस थी, और वो दोनों चीज़ों पे बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, वो उनको और भी रास आ गई है। मैं भी उन लोगों में से थी जब तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी, तो मुझे भी ये लग रहा था कि पता नहीं ये जिम्मेदारी को किस तरीके से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बट उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको अभी तक तो लेके चल रहे हैं, और होपफुली ऐसे ही लेके चलते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल ऐसी यही उम्मीद है, और उम्मीद हमेशा बाबर आजम से ही लगाई जाती है और वो उस पर पूरा भी उतरते हैं। बट जिस तरह हम आपको बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि टेस्ट और वनडे के लिए डिफरेंट, यानी लिमिटेड ओवर्स और टेस्ट के लिए डिफरेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। जुमेरात को गवर्निंग बॉडी इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी देगी। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माजिद भाई, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये जो एक फैसला किया गया है कि डिफरेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, इसके बारे में आगाह कीजिएगा प्लीज। देखिए, इसमें जो मेन मसला होगा वो रिटेनरशिप का ही होगा, क्योंकि मैच फीस तो अब पीसीबी ने एक ही मैच फीस कर दी है कि जो बाबर आजम को मैच फीस मिलती है या जो पहला टेस्ट मैच खेलता है, सबकी मैच फीस टेस्ट मैच में भी यकसा है, वनडे T20 में भी यकसा है। लेकिन रिटेनरशिप जो है वो परफॉर्मेंस, सीनियरिटी और जो उसकी जो एक साख होती है प्लेयर की, उसके मुताबिक होता है। लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, क्योंकि पास में ये होता था कि जिसमें बाबर आजम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये चार तो कंफर्म ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं। अगर ये एक कैटेगरी में है तो जो अजहर अली और फवाद आलम ये खेलते हैं एक फॉर्मेट, इनको भी एक कैटेगरी अगर मिल जाए तो वो थोड़ी सी ज्यादती थी। तो इसलिए पीसीबी ने एक नया तजर्बा किया है। मेरा ख्याल में है तो बिल्कुल एक नई चीज। उम्मीद ये है कि इसके अच्छे असरात आएंगे। लेकिन चूंकि टेस्ट मैच वगैरह लड़के वैसे ही अवॉइड करते हैं, लड़के कम टेस्ट मैचेस खेलते हैं, तो पीसीबी कोई ऐसा फार्मूला लाएगा जिसमें टेस्ट मैच खेलने वालों को एटलीस्ट हौसला शिकनी ना हो, वरना ये कि लोग टेस्ट मैच से भागेंगे फिर व्हाइट बॉल फॉर्मेट की तरफ ज्यादा आएंगे। माजिद भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। मेजॉरिटी हम यही देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूथ लेवल पर भी काम करें लोगों के साथ, या वो बच्चे जो आना चाह रहे हैं, वो ज़्यादातर फोकस अब T20 क्रिकेट, या अगर डोमेस्टिकली बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग पर ही आ रहा है। तो उस इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए एक लार्जर स्केल पर, जहाँ पर हमारे कितने खिलाड़ी हैं जो अगर पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स का स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, वो फिर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है उस तरह से हम एक तो इंटरेस्ट भी जनरेट कर पाएंगे, और फिर एटलीस्ट आप उनको स्ट्रक्चर में रखेंगे जहाँ पर उनको पता हो कि हम पाकिस्तान की टेस्ट की नुमाइंदगी कभी भी कर सकते हैं? देखिए, ये तो अब पीसीबी को इसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा ताकि लोग जो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट है उससे भागे नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया, यहाँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो टेस्ट मैचेस में होता है। हमारे यहाँ लोग टेस्ट मैच देखना भी नहीं चाहते और खेलने के लिए भी लड़के कम नजर आते हैं। और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम वीक भी है। उम्मीद ये है कि ये जो नया एक तजर्बा करने रमीज राजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहे हैं, इसके एक अच्छे नताइज सामने हो। लेकिन अब देखना ये कि जो फार्मूला आएगा रिटेनरशिप का, उसमें कितना डिफरेंस है। अगर सपोज करें एक वाइट बॉल में एक कैटेगरी में मौजूद है या फिर टेस्ट फॉर्मेट में एक कैटेगरी में, तो पैसों में कितना फर्क आता है। अगर बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, देखिए सारा कुछ तो पैसों के लिए है। अगर पैसों में बहुत फर्क आ गया, और व्हाइट बॉल में तो वैसे ही लोग लीग वगैरह खेल के इतना पैसा कमा लेते हैं, फिर लड़कों की हौसला शिकनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि रमीज राजा चूंकि खुद क्रिकेटर हैं, इसलिए कोई इंटरेस्टिंग इसमें फार्मूला सामने लाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही माजिद भाई हमारे साथ रहिएगा। सना, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपके लिए एक नई चीज़ है जो आपने सॉल्व करनी है, या फिर उस डिवाइड को आपने ऐसे नहीं जाने देना कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लगे कि फाइनेंशियली बहुत फ़र्क आ रहा है इंसेंटिव्स में। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का इंसेंटिव डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। जो मैच फीस टेस्ट मैचेस की है वो भी ज़्यादा ही होती है वनडे से और T20 से, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होगा। एक चीज़ जो इसके अंदर हो सकती है, ऑब्वियसली अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, कि आप ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप टेस्ट मैचेस के अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को A, B और C कैटेगरी में डाल सकते हैं। अभी ये होता है कि फिर आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर कोई फ़र्ज़ करे टेस्ट मैचेस में A कैटेगरी के टाइप का
का बंदा है, पर क्योंकि वो 2 मैच और लिमिटेड ओवर्स नहीं खेल रहे तो उनको आपको बी में डालना पड़ता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आप उनको ए नहीं दे सकते। तो इसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप ए कैटेगरी कोई अच्छी रखते हैं टेस्ट मैचेस के लिए और वो प्लेयर जो है वो टेस्ट मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो एटलीस्ट वो ए कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकता है। तो इस तरीके से अगर ये लोग लेके चलेंगे, और टेस्ट मैचेस का डेफिनेटली ज़्यादा ही होना चाहिए लिमिटेड ओवर्स के कॉन्ट्रैक्ट से। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को उस तरीके से बैलेंस ज़रूर किया जाए, बट ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट पर फोकस लाना है। और जिस तरह माजिद भाई ने भी कहा, सना ने भी कहा कि अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितना लुक्रेटिव होता है और कितना बेहतरीन साबित होता है। ऑफ कोर्स पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है तो टाइम भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये जाता है। माजिद भाई, ज़हीर अब्बास साहब के बारे में पता चला, उनके ख़ानदानी ज़राए से भी खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है, ICU में है, नमूनिया का भी शिकार हो गए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल मेरी जो उनके छोटे भाई हैं ज़हीर अब्बास, कराची में ही रहते हैं, उनसे बात हुई थी। मैंने सबसे पहले ये खबर दी थी। ज़हीर भाई असल में मेरी 29 मई को उनसे कराची में मुलाकात हुई, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो वो वीक काफी नजर आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप काफी वीक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दोस्तों के साथ करतारपुर के गुरुद्वारे गया था, वहां पर उनका शायद पाँव स्लिप हो गया, गिर गया। तो वो कह रहे थे मेरी कमर में चोट है, मुझे चलने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बाद फिर 1 या 2 जून को जब वो कराची से दुबई गए तो वहां उनको कुछ तकलीफ हुई, वीकनेस महसूस की, बुखार वगैरह आ रहा था। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव आया। तो 10 दिन वहां रुक के फिर वो जब कोरोना नेगेटिव आया और वो जब फ्लाई करके लंदन पहुंचे तो वहां उनको दोबारा कमजोरी की शिकायत हुई और काफी वीकनेस महसूस हो रही थी। तो सेंट मैरी हॉस्पिटल है लंदन का, वहां पर 3 दिन पहले उनको एडमिट किया गया। बताया जा रहा है कि उनको नमूनिया और कोई गुर्दों का प्रॉब्लम था। वो जो करतारपुर में गिरे थे वो समझ रहे थे कि शायद बैक प्रॉब्लम है, लेकिन उस वक्त भी उनको गुर्दों का कोई इशू था। तो इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें फिलहाल तो कोई चेंज नहीं है। ICU में है सेंट मैरी हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन पर है, डायलिसिस भी उनका हो रहा है। तो जो उनके भाई ने बताया कि पहले से तो वो बेहतर है, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उनके जो मद्दाह हैं दुनिया भर में, उनसे कहें कि दुआ करें। लेकिन चूंकि 74 साल के हैं और आपको याद होगा 3 साल पहले उनको हार्ट का भी इशू था, तो अभी तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो सके, लेकिन फिलहाल दुआओं की दरख्वास्त की गई है। बिल्कुल। माजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पे। ये थे सीनियर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं और आप इनका तजिया भी सुनते रहते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी। ख़बर जब भी आपको PCB पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड देखनी हो, माजिद भाई हमेशा पहल ज़रूर करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे थे और इन तमाम ख़बरों से भी आगाह उन्होंने किया, तफसीलात भी बताई। सना, क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह माजिद भाई ने कहा कि विजिबल इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ओवरऑल तमाम फैंस से दुआ की अपील की गई है। बिल्कुल, दुआ उनके साथ है। सगीर अब्बास और ज़हीर अब्बास दोनों ने वुमेंस क्रिकेट को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया, कराची में एकेडमीज़ भी चलाते रहे और ऑब्वियसली उससे लड़कियों को फ़ायदा भी पहुंचा। और होपफुली हम दुआ करते हैं कि उनकी वीकनेस ख़त्म हो और वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हों, क्योंकि वन ऑफ द लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के। बहुत कुछ उनसे अभी भी लोगों को सीखना है, तो होपफुली वो जल्दी से सेहतयाब हों। हम सब की दुआएं उनके साथ। बिल्कुल, हम सब की नेक तमन्नाएं और दुआएं ज़हीर अब्बास साहब के साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब होंगे और मुकम्मल सेहत के बाद वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आएंगे। अब मज़ीद गुफ्तगू आपसे करें श्रीलंका क्रिकेट के बारे में, जिन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी है। मैच बड़ा एक्साइटिंग था, सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। अभी भी एक वनडे ज़रूर मौजूद है, बट श्रीलंका सीरीज़ जीत चुका है और बड़े ही एक मुश्किल वक्त में जब आप बात करते हैं जो भी उनकी मुल्क की सूरत हाल थी। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, उस पर नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं। श्रीलंका ने चौथे वनडे इंटरनेशनल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंका ने होम ग्राउंड पर 30 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से 2 तरफा सीरीज जीती है। कोलंबो में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर्स में 258 रन पर आउट हुई। श्रीलंका से चरित्र सलंका ने 106 गेंदों पर 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 110 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। Played the short ball well, in the gap, 4 more. That's in the gap. Green and Maxwell give up the chase.
100 for Charitha Solanka. He punches the sky and the Premadasa rises once more. 259 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 254 रन पर आउट हो गई। डेविड वार्नर 99 रन बनाकर आउट हुए। Sliced over cover. And by to the off stump will fetch him a boundary. Oh my, is he gone? Is he gone? I think he is. How unfortunate is that? श्रीलंका की तरफ से क्रूनार्थ ने धनंजय डी सिल्वा और जेफरी वेंडसे ने 2-2 विकेटें ली। Oh, through him. Dhananjay De Silva strikes. There it is, beautifully bowled. He gets turned. जबकि तिक्षाना सरंगा, विलालागे और शिनाखा ने एक विकेट हासिल की। 30 साल बाद ये पहला मौका है जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर 2 तरफा सीरीज जीती है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच 24 जून को कोलंबो में ही खेला जाएगा। And Sri Lanka win the match and the series. जी आपने देखे ये तमाम मनाजिर और मेरे ख्याल से इतना ज़बरदस्त मैच था और जो एक इंटेंट श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से नज़र आई आई थिंक फिनोमिनल। और मैं सना के कमेंट ज़रूर लूँगा, लेकिन सना सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी और मैं मेरे ख्याल से एक बार फिर अप्रिशिएट करना चाहूँगा मज़र अरशद को। मज़र भाई जब भी हमें स्टैट्स देते हैं वो इतने ज़बरदस्त और यूनिक होते हैं कि आपको डेफिनेटली उनको एक दफ़ा नज़र उनके ऊपर ज़रूर डालनी होती है कि श्रीलंका ने 43 ओवर स्पिन से करवाए, जो कि ओडीआई में 8वीं दफ़ा हुआ है। देयर इज़ नो अदर टीम इन हिस्ट्री जिसने इतने ओवर स्पिन से पहले करवाए हों। हाँ, मेंस क्रिकेट में जी। मज़र से मैं ज़रूर बात करूँगी इस बारे में, बट मज़र ऑब्वियसली प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह से वो पूरी दुनिया में स्टार्ट्स के ऊपर नज़र रखता है, पहले तो मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी कि आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है स्टार्ट्स की दुनिया में। और ये देखें, ये होता है अपनी रिसोर्सेज को बेहतरीन इस्तेमाल करना। श्रीलंका के पास उस तरह का पेस अटैक नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। उन्होंने अपनी तरह की पिचेस बनाई, अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लिया और फोर्थ और डिसाइसिव जो आपका मैच था वो आखिरी मैच तक नहीं लेके गए। उन्होंने उसी मैच के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को बदला। वसारांगा जो थे वो पिछले मैच में अनफिट थे, उनको टीम में शामिल किया, पिच अपनी मर्जी की बनाई। आप देखें बहुत ज़्यादा बॉल टर्न भी हुआ है और आर्म बॉल भी बहुत ज़बरदस्त हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के और वहीं से ऑफ स्पिनर्स के भी, कि वहीं से आपने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को डिसीव किया। तो ओवरऑल जो प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जितना स्कोर था वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए कुछ ख़ास मायने नहीं, इतना मुश्किल नहीं था, पर जो होती है ना इम्पॉर्टेंट टाइम पे इम्पॉर्टेंट बॉलर्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है कैप्टनसी का। और जिस तरीके से डेविड वार्नर, आप 90s में कोई भी बैटर होंगे दुनिया के, देयर इज समथिंग नर्वस थोड़ा सा होता है, और डेविड वार्नर नर्वस 90s भी थे। डेविड वार्नर थके हुए भी लग रहे थे। अगर आप उनकी पिछली बैटिंग देखें पिछले 10-15 रन की, तो उनकी जो फीट मूवमेंट थी वो वाली नहीं थी जो शुरू में थी। तो स्पिनर से ही ऑपरेट किया गया ताकि उनको स्ट्रेच कराया जाए। उसी में उन्होंने विकेट हासिल की स्टंपिंग के लिए। और जो टर्निंग पॉइंट था वो ऑब्वियसली डेविड वार्नर की विकेट थी और मैक्सवेल का आउट होना था वेरी अर्ली इन द मैच। तो उस टाइम पर आपकी फील्ड प्लेसमेंट भी ऐसी थी कि उनको क्रॉस खिलाया गया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टैक्टिक्स थी। पर मैं ये समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो एक चीज़ मैं समझती हूँ जो चेंज आनी चाहिए वो मैक्सवेल की बैटिंग पोजीशन है। जिस तरह की वो मैच विनर है, वनडे में 7वें-8वें नंबर पे जाना उनका मुझे समझ नहीं आती। कम से कम 5-6 नंबर पे वो आए। एक ही मैच श्रीलंका अभी तक वनडे में जीता है जिसमें उन्होंने 80 रन बनाए नीचे जाके बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लिमिटेड ओवर्स में अपनी क्रिकेट को इतना नीचे तक लेकर जाएं, आपको ऊपर से ही मैच जीतने चाहिए। तो ये एक इख्तिलाफ मुझे नज़र आता है। पर क्रेडिट टू श्रीलंका, बहुत खुशी हुई जिस तरह के हालात से वो गुजर रहे हैं। और ओवरऑल दुनिया क्रिकेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपकी श्रीलंका की टीम वापस खड़ी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ विजिबल प्रॉब्लम्स तो हैं जिनको एड्रेस ज़रूर करना होगा। हमने पहले भी बात की कि मिचेल स्टार्क का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था जो वो मिस कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर में भी उनको मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो आपको नज़र आ रही हैं, बट वो आई थिंक वो क्रंच, वो स्टीव स्मिथ शायद ना होना मिडिल ऑर्डर में, या फिर वो एक सॉलिड ऐसा प्लेयर जो इनिंग्स कैरी कर सके। आपको क्या लगता है कहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल के करीब तो पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। आई मीन स्टीव स्मिथ का ये कि ऑब्वियसली उनकी फॉर्म इन एंड आउट, इंजरीज ये वो चल रहा है, तो लेकिन उस मिडिल ऑर्डर में उनको रखने के लिए मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल को आप बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो एक इस तरह के प्लेयर है जो जल्दी आउट भी हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में आपको लंबे लेके जाने वाले प्लेयर चाहिए, पर 7वें-8वें नंबर पर मैक्सवेल आके आपको मतलब आप एक तरह से उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस तरह की
वो प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से उनको टॉप 6 में खेलना चाहिए। और वहीं से आपकी जो, क्योंकि वनडे क्रिकेट आप चेंज हो चुकी है, आप देखें इंग्लैंड को, उनके पहले से लेके 7वें नंबर तक मैक्सवेल टाइप प्लेयर्स ही मौजूद हैं जो कि बहुत तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रही थी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो टेनिस पर बात करेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करनी है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की और तमाम वो खबरें जो विंबलडन से मुंसलिक हैं उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। प्लेयर्स जो हिस्सा ले रहे हैं, कुछ प्लेयर्स जो नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं, तमाम डिटेल्स होंगी। हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रही हैं टेनिस प्लेयर और एंकर भी हैं पीटीवी पर महक खोकर। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करिए। एक रिपोर्ट है हमारे पास विंबलडन से रिलेटेड, उस पर नजर डालते हैं और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जापान से ताल्लुक रखने वाली टेनिस स्टार नाओमी ओसाका इंजरी के बायस विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गईं। ख्याल रहे कि नाओमी ओसाका 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने का एजाज रखती हैं। नाओमी ओसाका को पिछले माह फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में शिकस्त हुई थी। वाज़ेह रहे कि टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट विंबलडन 27 जून से लंदन में शुरू हो रहा है। दूसरी जानिब स्पेन के मायानाज टेनिस स्टार राफेल नडाल का कहना है कि वो विंबलडन चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर पांव की तकलीफ के लिए उन्हें इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती रही तो वो खेल जारी नहीं रखेंगे। राफेल नडाल का कहना है कि वो अपने पांव की तकलीफ का मुस्तकिल इलाज करवाने के बाद विंबलडन खेलने का इरादा रखते हैं। राफेल नडाल ने असाबी दर्द को कम करने के लिए गुज़श्ता हफ्ते इलाज करवाया था। टेनिस स्टार ने कहा कि ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता उन्हें बताता है कि उनके पास विंबलडन खेलने का एक मौका और है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि एक हफ्ते से लंगड़ा के नहीं चलना पड़ रहा। नडाल पीर को लंदन पहुंचेंगे और नुमाइशी इवेंट में हिस्सा लेंगे। जी, ये थी वो तमाम तफसीलात आपने जानी विंबलडन से मुंसलिक, और यही कि कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से नहीं हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जिन पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल नाओमी ओसाका का ही चल रहा है पूरी दुनिया में, और 4 बार ग्रैंड स्लैम जीती हैं, इस साल ज़्यादा टेनिस भी नहीं खेल पाई। बिल्कुल, मुझे बल्कि देख के उनको थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उनके लिए जब से वो सीन पर आई थी, उन्होंने, हमें पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी जो मौजूदगी रह चुकी है टेनिस की दुनिया में, वो काफ़ी अप एंड डाउन हमने देखी है। और ऑब्वियसली हमें पता है कि उनकी जो अपनी मेंटल स्टेट का वो अपना ख्याल रख रही थी, इसलिए वो एब्सेंट थी काफ़ी अरसे के लिए। लेकिन उसके बाद अब उनको एक इंजरी हो चुकी है, तो ये मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अब वो एक इंजरी की वजह से काफ़ी अरसे से खेल नहीं पाई। लेकिन आई थिंक एक चीज़ उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी इस चीज़ में, जो एक वो पॉजिटिव देख सकती हैं इस नेगेटिव में, कि उनके विंबलडन में हमें पता है कि इस साल रैंकिंग पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे, तो यानी कि क्योंकि वो खेल नहीं रही तो वो कोई अपने पॉइंट्स लूज़ नहीं करेंगी, ना ही गेन करेंगी। तो आई थिंक ये एक चीज़ बेनिफिशियल है, और इट्स बेटर कि वो ये टाइम लें, ये वक्त लें और अपनी इंजरी पे ध्यान दें ताकि वो रिकवर करे, ताकि वो US ओपन जो आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है साल के लिए, वो वापस आएँ और उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड हों, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी बहुत ही ज़रूरी होगा। और आई थिंक ये उनकी चीज़ में
बेनिफिशियल रहेगा। आपने कल भी आपसे एक बार गुफ्तगू हुई थी, तो आपने दो बातें की कि एक प्लेयर के लिए जब आपने इंजरी से वापस आना है तो दो चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस करना है, एक ऑन कोर्ट और एक ऑफ कोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह के प्रेशर्स हैं जो एक टेनिस प्लेयर पर हैं, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट है और आपने वापस अगर कम बैक करना है इंजरी से, या वो रिहैब का प्रोसेस है, क्योंकि आप खुद उस एक प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। तो जिस तरह आपने कहा, मैं उस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। मेरा भी एक वक्त था जब मुझे रिस्ट इंजरी हुई थी, मैं 9 महीनों के लिए खेल नहीं सकी थी, और जो डॉक्टर्स थे यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन डॉक्टर्स, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं फिर से नहीं खेल सकूँगी। मैं वापस आई, कैलिफोर्निया से एक बंदा आया, एक्यूपंक्चर मैंने करा दिया, तो जस्ट बाय लक में ठीक हो गई थी। लेकिन मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपकी एब्सेंस बहुत देर के लिए होती है तो ऑब्वियसली उसकी जो रिपरकशंस भी होते हैं फिर ज़्यादा होते हैं। तो इंजरी का आपको कुछ पता नहीं होता, कभी भी आ सकती है। और नाओमी ओसाका के साथ भी वो काफ़ी अब अरसे के लिए बाहर रह चुकी हैं। एज अ टेनिस प्लेयर देखें, मेंटली तो ये आपको चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि एक आपकी रूटीन बनी होती है, एक आपका पूरा सिस्टम होता है, वो डिस्ट्रप्ट हो जाता है। फिर आपको पता नहीं होता कि आप फिर से कब खेल सकेंगे, और आपका सारा ध्यान रिहैब की तरफ होता है। जैसे आपने कहा, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते जिस तरह आप यूजुअली करते हैं। फिर जब आप एक दफ़ा रिकवर कर देते हैं, फिर वापस ट्रेनिंग में आना, उस रूटीन में वापस आना, और आप स्क्रैच से शुरू कर रहे होते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे होते हैं, तो वो भी आप पे काफ़ी, यानी कि मैं कहूँगी वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इट्स नॉट जस्ट कि मेंटली भी आपको इफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स फिजिकली भी करता है, क्योंकि आप जितनी भी आपकी फिटनेस होती है वो आप सारा लूज़ कर देते हैं, या जो भी चीज़ इंजर हुई होती है उससे आपको स्ट्रेंथ आपकी लूज़ हो जाती है। फिर उसको वापस लाना तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी टाइम लगता है। और ऑब्वियसली मैच प्रैक्टिस से भी आप बाहर होते हैं, क्योंकि आप उस वक्त में कम्पीट नहीं कर रहे होते, जबकि आपके जितने भी कंपेटिटर्स होते हैं, जितने भी आपके राइवल्स होते हैं, वो सारे कम्पीट कर रहे होते हैं उस वक्त में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ये भी गेज करें कि ना सिर्फ नाओमी ओसाका, बट अगर आप मेंस साइड पर बात करें तो जो सबसे बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होगा वो अलेक्जेंडर ज़वेरेव का होगा कि वो नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल, हमने देखा कि उनके साथ फ्रेंच ओपन में क्या हुआ था। मुझे लगता है कोई भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना वो अच्छा मैच हो रहा था, और बल्कि आई थिंक राफेल नडाल को हम थोड़ा सा लकी भी कह सकेंगे उस मैच में, क्योंकि ये मैंने कल भी कहा था, मैंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को इतने अच्छे तरीके से खेलते हुए बहुत अरसे से नहीं देखा, बल्कि ग्रैंड स्लैम्स में उन्होंने कभी इतना अच्छा नहीं खेला, और वो भी आप राफेल नडाल के अगेंस्ट फ्रेंच ओपन में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही, मैं कहूँगी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उनका, जिस तरह पाउंड ट्विस्ट हुआ था, और अब उनको सर्जरी करनी पड़ी है, और अब वो विंबलडन भी मिस कर रहे हैं इस चीज़ की वजह से। तो इस तरह का आपको स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और उसमें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमें पता है कि ज़वेरेव एक टॉप प्लेयर हैं, वो एक टॉप कंटेंडर भी हैं ग्रैंड स्लैम्स के लिए, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड हैं तो वो भी विंबलडन में शामिल नहीं होंगे। फिर हमें पता है मेडवेडेव भी, जो वर्ल्ड नंबर, जी बिल्कुल, जो यानी कि टॉप 3 में है, वो भी इस बार नहीं होंगे विंबलडन में। उनको इंजरी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मेरे ओपिनियन में विंबलडन ने एक बहुत ही अनफेयर डिसीजन लिया था कि रशियन प्लेयर्स को नहीं खेलने देंगे। लेकिन आई थिंक द फैक्ट कि इसमें पॉइंट्स नहीं है, विंबलडन में इस बार पॉइंट्स नहीं है, तो ये जितने भी प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे उनके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल साबित की जाएगी। अच्छा, यानी अब तमाम फोकस क्योंकि इन दोनों के ना होने से इमीडिएटली जोकोविच और नडाल पर आ जाएगा। बिल्कुल, देखें, हमें पता है कि जोकोविच वापस आ रहा है अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। वो भी काफ़ी मिसिंग रह चुके हैं। हमें पता है जो भी कोविड की वजह से जो सिचुएशन चल रही थी। और नडाल जो हैं वो उन्होंने तमाम ग्रैंड स्लैम्स इस साल जीत लिए हैं, जो 2 थे। तीसरा भी हमें पता है कि ग्रास पे उनको थोड़ा टफ टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी जितने वो कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी जो फुट इंजरी है वो उनको बॉदर करती है। हमें पता है उनको शायद इंजेक्शंस फिर से लेने पड़े अपने पाँव में ताकि वो इधर कम्पीट कर सकें। अच्छा, उनसे पूछा भी गया, अगर फ्रेंच ओपन की भी बात करें कि क्या एक चीज़ है जो मुख्तलिफ होती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे न्यू पेयर ऑफ लेग्स दे दें। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे किसी और का पाँव या एक नया पाँव दे दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा है जब उनको इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते तो वो बहुत पेन में होते हैं, उनको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स उनकी हिम्मत है, मैं कहूँगी मेंटल रिजिलियंस आपको वो दिखाते हैं कि वो किस तरह मैनेज उन्होंने किया है कि एक पेन और एक इंजरी के थ्रू उनकी कितनी, मैं कहूँगी, उनका कितना पैशन है स्पोर्ट के लिए, उनकी कितनी मोटिवेशन है कि उसके थ्रू भी उन्होंने जाके पाँव को एनेस्थीसिया देकर खिला रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत ही बहादुरी की बात है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। एक लाइफ लॉन्ग इंजरी भी बन सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि वो टॉप 2 कंटेंडर्स डेफिनेटली हैं, लेकिन हम बाकी लोगों को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमें पता है मैथियो बेरेटिनी भी इंजर्ड थे, वो वापस आए इंजरी से, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार हमें परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी दिखाई हैं। 2 बैक टू बैक उन्होंने ग्रास कोर्ट टाइटल्स जीत लिए हैं। इस साल वो ग्रास में अनडिफीटेड हैं।
और हमें पता है पिछले साल वो विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जिससे उन्होंने जोकोविच को काफ़ी टफ टाइम दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गए। तो आई थिंक उनकी जो गेम है वो ग्रास के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि उनकी बिग सर्व है, बिग फोरहैंड है, बैकहैंड से वो स्लाइस करते हैं। हमें पता है स्लाइस कितनी बेनिफिशियल होती है ग्रास कोर्ट पे। वो एक बहुत अच्छे कंटेंडर होंगे। फिर कैस्पर रूड को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, वो भी फाइनल पहुंचे थे, फ्रेंच ओपन के सरप्राइज फाइनलिस्ट थे। फिर बाकी भी और कंटेंडर्स हैं, जिस तरह कार्लोस अल्कराज जो यंग एंड अपकमिंग स्टार टेनिस प्लेयर हैं स्पेन से, और उसके अलावा सिट्सिपास भी है। तो हमारे पास काफ़ी कंटेंडर्स अभी भी हैं। और फिर ऑफ कोर्स एंडी मरे जो ब्रिटेन के फेवरेट हैं, हमें पता है कि वो अभी अपनी 100% गेम पे नहीं है, क्योंकि वो एक मेटल हिप के साथ खेलते हैं, जो मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता है ये इतनी अमेजिंग बात है कि यानी कि वो फिर भी इस लेवल पे compete कर रहे हैं, वो भी एक मेटल हिप के साथ। तो लेकिन हमें पता है कि इन द पास्ट वो 2 विंबलडन टाइटल्स जीत चुके हैं। अभी भी वो फाइनल में अभी पहुंचे थे, फिर उनकी थोड़ी इंजरी हो गई थी तो वो फाइनल हार गए थे 3 सेट में। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनका रन काफ़ी अच्छा हो सकता है। जीतने का मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद अभी भी किसी टॉप प्लेयर को अपसेट कर सकते हैं और उनका रन फिर भी ठीक अच्छा हो। बिल्कुल यही उम्मीद है। मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करती स्पोर्ट्स 360 पर। बड़ा इंटरेस्टिंग विंबलडन होने वाला है, बहुत सा कंपेरेटिव एक्शन अभी भी हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। ऑल दो कुछ प्लेयर्स नहीं है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट बहुत से चैंपियंस अभी भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त विंबलडन आने वाला है और डेफिनेटली इस पर हम मजीद स्पोर्ट्स 360 जो ही प्रोग्राम्स होते जाएंगे, विंबलडन भी होगा, गुफ्तगू ज़रूर जारी करेंगे। अभी तो क्वालिफायर्स चल रहे हैं, बट ऑब्वियसली बड़ा एक्शन आपको आगे देखने को मिलेगा। यही था आज का प्रोग्राम। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।